दोस्तों नमस्कार। स्टडी विद आनंद सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 7 जुलाई 2019 को जो 1 to 5 में पहला पेपर जो पूछा गया था उसको सॉल्व करने चल रहे हैं। मित्रों पुराने पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पुराने पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। इसी क्रम में देखते हैं हमारा आज पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो मित्रों जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था उसके लिए आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समावेशी शिक्षा, पृथक्करण, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षण। जो 2009 की शिक्षा अधिकार नियम था वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत माना जाता है। अर्थात इसमें जो प्रश्न आपका पूछा गया है इसका जो आंसर होगा आपका इसमें पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आपको ये बताया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की आयु पूरा करते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत बताया गया था। इसमें दिव्यांग जन के अधिकार अधिनियम 2016 में जो 6 से 18 आयु तक के बच्चों थे उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था भी की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह विचार है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है, आपका ऑप्शन सही हो जाता है ये समावेशी शिक्षा। क्या हो जाता है? समावेशी शिक्षा हो जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को चाहिए कि, एक शिक्षक को क्या चाहिए? ऑप्शन है, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। अगला ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। या अगला ऑप्शन है, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। या अगला ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाता है। यह संप्रेषित करें कि कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती हैं एवं महत्व देती हैं। मित्रों यह रूपरेखा जो 2005 की पाठचर्या थी, कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 थी उसमें समावेशी शिक्षा की वकालत की गई है। और इसमें यह बताया गया है कि बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता आदि को कक्षा में समान महत्व देना चाहिए और उनके सामाजिक सांस्कृतिक भाषाएं आदि किसी भी प्रकार की विविधता के आधार पर उनसे भेदभाव ना किया जाए। अगला प्रश्न आपका आता है, चौथा प्रश्न आपके लिए है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं, वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं, या वे गतिविधियां एवं कार्यों में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं, या वे शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करते हैं। मित्रों चौथे क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। सी में कहा गया है कि वे गतिविधियां एवं कार्यों में सक्रिय रूप में भाग लेते हैं। बालक जीवन में प्रमुख विशेषताएं उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्रियाशीलता होती है और वे हर एक प्रकार से सक्रिय रहना चाहते हैं और हर प्रकार से हर कार्यों में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न आपका आता है, पांचवा प्रश्न आपके लिए है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, ऑप्शन है, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए या पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मित्रों ये जो पूछने के लिए हतोत्साहित, अगर हम बच्चे को हतोत्साहित करेंगे तो फिर आगे वो कुछ पूछेगा नहीं, सीखने की इच्छा नहीं जागृत होगी। अनुमति नहीं देंगे तो वो और एकदम से मतलब बन जाएगा, वो कुछ आपसे डरता रहेगा, फिर आपसे कुछ पूछेगा नहीं।
पूछने से रोकना नहीं चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव है। तो मित्रों इसमें आपका जो ऑप्शन आता है पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन आपका डी सही हो जाता है। क्योंकि बच्चों में जो जिज्ञासा तथा अनुभव का जो अनुभव होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। जब उनका कक्षा शिक्षण में सम्मान करना चाहिए, अगर वो कक्षा शिक्षण में सम्मान नहीं पाएँगे, तो आपसे डरेंगे, आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, हैं? अपनी जिज्ञासा को प्रकट नहीं कर पाएँगे। इसलिए शिक्षक को तत्काल उनकी जिज्ञासा शांत करनी चाहिए और उनसे पुनः प्रश्न पूछने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन-सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, फिर अगला है निर्देश एवं संचालन, अगला है अन्वेषक एवं पारस्परिक क्रिया, फिर अगला ऑप्शन आपका आता है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। जो आपका छठा क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन हो जाता है डी, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। तो मित्रों कंठस्थीकरण एवं स्मरण से क्या होता है? अधिगम के एक सक्रिय प्रक्रिया है, जो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है? तो अगला आपका क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है, जो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ खा में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें मिलान करना है कि प्रतिभाशाली बालक, अधिगम अशक्ता बालक या सृजनात्मक या अवधान कमी अति सक्रिय व्यक्तिक्रम। इसको आपको मिलान करना है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं मित्रों, इसमें शीघ्रता से हम स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता होती है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा डी में, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक क्या है? शीघ्रता से हम स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखते हैं। दूसरा आपका ऑप्शन आता है अधिगम आसक्तता। अधिगम आसक्तता वाले बालक क्या होते हैं? धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है, क्योंकि आसक्त होते हैं, जैसे आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया इत्यादि इत्यादि जो होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन किसमें हो गया? ए में हो गया। तीसरा आपको दिया गया सृजनात्मकता। सृजनात्मकता क्या है? मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, अर्थात तीसरा आपका बी में चला जाता है। और चौथा ऑप्शन क्या है? अवधान कमी प्रतिक्रियता प्रतिक्रम। ये आपका किसमें हो जाएगा? सी में ऑप्शन से होता है। अर्थात अब इस प्रकार से देखें तो आपका पहला का डी, दूसरे का ए, तीसरे का बी और चौथे का सी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाता है। कौन सा? ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की गलतियां आपका ऑप्शन दिया गया है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। अगला ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अगला ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। या अगला ऑप्शन है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। इसमें आपका बच्चे कितने लापरवाह हैं, इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, क्योंकि अधिगम का एक भाग है तो उन्हें विचारों में अंतर्दृष्टि देता है। तो आपका क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला देखते हैं, मूल्यांकन को, आपका अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। अगला ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। या अगला ऑप्शन है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। आपका इसमें मित्रों कौन सा आंसर हो जाता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। मूल्यांकन क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, सतत प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग भी होता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, या जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या अनुभवों के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। क्या है? सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन हो जाता है? डी ऑप्शन आपका
सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या कह रहा है कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा है का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। तो मित्रों, इसमें आपका जब उनके पास विद्यार्थियों में उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, सीखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें। दूसरा है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तीसरा ऑप्शन है सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। या अगला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। तो मित्रों, इसमें आपका क्या है कि तीसरा ऑप्शन आपका जो सी आंसर है वो सही होता है कि सहजानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, 13वां क्वेश्चन आपके लिए आता है, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है निगमनात्मक विधि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, परंपरागत विधि, अंतरवैयक्तिक विधि। इसमें आपका क्या होता है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो 14वां प्रश्न आपके लिए है, इसमें आपको ऑप्शन दिए गए संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, निगेटिव। आनुवंशिक एवं पर्यावरण अलग नहीं है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण संबंधी नहीं है। अगला लास्ट ऑप्शन है संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। तो मित्रों, ये आपका डी ऑप्शन इसके लिए सही हो जाता है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। प्राथमिक सामाजिकरण मतलब कह रहा है प्रथम सामाजिकरण माध्यम आपका क्या हो सकता है। विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। इसमें मित्रों आपका हो जाएगा परिवार। जैसा कहा जाता है परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, तो परिवार इसका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्या है, परिवार जो सामाजिकरण की प्राथमिक माध्यमिक कह सकते हैं या प्रथम पाठशाला कह सकते हैं, प्रथम माध्यम कह सकते हैं, ये आपके लिए हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन आपके लिए है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि। जीन पियाजे के सिद्धांत मित्रों हमारे चैनल पे आप एक बार सर्च करिएगा, तो बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से हमने समझाया है, आप उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। आगे देखते हैं, 16वां क्वेश्चन आपके लिए है, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। आपका 16वां प्रश्न जो है इसके लिए आपको आंसर क्या दिया गया है, आपका सी हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी, कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है, जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारक है। तो जेंडर में आपका क्या हो जाएगा, एक सामाजिक संरचना है, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। अगला ऑप्शन आपको दिया गया है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। अगला ऑप्शन दिया गया है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्ति, स्व। अगला ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं संवेगात्मक। तो मित्रों इसमें आपका क्या दिया गया है? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मित्रों बुद्धि का हमने बहुत विस्तृत रूप से कई पार्ट में आपको पढ़ाया है। आप चैनल पर सर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जानने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। या बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। इसमें आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही होता है। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? 20वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में या छोटे वयस्कों के रूप में? मित्रों इसमें सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, अर्थात बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न आपके सामने आता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक सामाजिक गतिविधि है। 21वें क्वेश्चन में आपका आंसर क्या हो जाता है? एक सामाजिक गतिविधि है, अर्थात आपका डी आंसर सही हो जाता है। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को प्रेरित या विशेषित करता है? इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण या विचारों की अनुक्रमणीयता या वर्तुल सक्रियता। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विचारों की अनुक्रमणीयता। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? विचारों की अनुक्रमणीयता, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अगला आप क्वेश्चन क्या है? 23वां क्वेश्चन आपके लिए है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों को सीखने के लिए अब प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल अनुवांशिकता सीख के द्वारा पूर्व निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। अगला ऑप्शन आपका आता है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। अगला ऑप्शन है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसमें मतलब आपका जो लास्ट ऑप्शन है अर्थात डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाता है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 24वां क्वेश्चन आता है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन है अधोगामी शीर्षगामी। अगला ऑप्शन है अपरिष्कृत चालक विकास, परिष्कृत चालक विकास। तीसरा ऑप्शन है परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास, या डी ऑप्शन है शीर्षगामी अधोगामी। ऑप्शन क्या आपको 4 दिए गए हैं, इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है? आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास एवं परिष्कृत चालक विकास। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं?
जो वयस्कता की संक्रमण की पहल करती है? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था की समाप्ति। इसमें आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? किशोरावस्था। मित्रों एक बहुत अच्छी परिभाषा इसकी दी गई है, किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। मित्रों आप कमेंट करके बताइएगा यह परिभाषा किसने दी है? किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था होती है, यह परिभाषा किसने दी है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। या अगला ऑप्शन है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। अगली ऑप्शन है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो 26वां क्वेश्चन है, इसके लिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 27वां क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांत वार्ता या समस्यात्मक वार्ता या अहम केंद्रित वार्ता। तो 27वां क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। पहला ऑप्शन आपके लिए सही हो जाता है। 28वां क्वेश्चन आता है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना एवं प्रदर्शित करता है। संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन आपका है, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता या विकसित जेंडर पहचान। इसमें आपका 28वां क्वेश्चन आपका क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता प्रदर्शित करता है। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। 29वां क्वेश्चन है, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उसका ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 में आपका कौन सा सही हो जाएगा? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन 30वां है, जो है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रैकेट में वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास या दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास या सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास या यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो मित्रों इसका ऑप्शन सही हो जाता है बी, जो है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो इस प्रकार से मित्रों आपका 30 प्रश्नों की श्रृंखला होती है पूर्ण। आगे कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला, कुछ नए प्रीवियस ईयर जो कुछ पुराने आपको दिए गए हैं, जो आपके पेपर हुए हैं, उनको फिर से लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, पढ़ाया अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।